वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर जुड़े हुए सभी साथियों को मैं मेघराज सिंह की तरफ से वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसका वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। आज कुछ नई बातें करेंगे और कुछ अद्भुत बातें हैं जो हम आप सभी के सामने रखना चाहते हैं। एक हमारे सामने आर्टिकल आया है जिसका हम जिक्र करना चाहते हैं। कुछ भूतकाल की बातें हैं, कुछ वर्तमान की हैं और कुछ भविष्य काल की बातें हैं। आने वाले वक्त में बहुत काम आने वाली बातें हैं। तो आप सभी के सामने मैं एक आर्टिकल पढ़ने जा रहा हूँ। दुनिया के इतिहास में यहूदियों के बार बार उजड़े को भारत में आर्यों के आगमन के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। कभी आर्यवर्त आयरलैंड तो कभी ईरान से उजड़कर आए। आर्य दोनों ही जगह खाद्य संपदा की कमी से पीड़ित थे। इसलिए भारत की महिमा उन्होंने सीधे शब्दों में ना करके गुप्त शब्दों में सोने की चिड़िया, जैसे सोने की चिड़िया कहते हैं ना भारत को, ऐसा उन्होंने कहा और सोना उगाने वाली धरती के रूप में किया। ऐसा करने से भारत के खाद्य संपदा की वह आपस में चर्चा भी करते थे और भारतीयों को इस खाद्य संपदा के महत्व से अनजान रखा जाता था। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। भारत में खाद्य संपदा की कमी ना थी तो यहाँ की सभ्यता सहज भोली भाली थी। दूसरे तरफ ठंडे और गर्म जगह से आए आर्यों की ज़रूरत भूख अवस्था उन्हें चुस्त चालाक बेईमान बनाने के लिए पर्याप्त थी, जिससे भारतवंशियों की गुलामी निकली। स्पष्ट शब्दों में खाद्य संस्थाओं के संसाधनों के अभाव में दुनिया भारत के खाद्य संसाधनों से आकर्षित होकर साम दाम दंड भेद की नीतियों द्वारा भारत को गुलाम बनाती है। नंद काल में हमारे भारत धार्मिक और प्रशासनिक व्यवस्था गुलाम कर नंद वंश के आखिरी राजा धनानंद को कत्ल कर चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में भारत का शासन अप्रस्त रूप से आर्यों ब्राह्मण के साथ आधी हिस्सेदारी राज था। 100% मूल निवासी राजवंश को हटाकर ब्राह्मण की बराबरी भागीदारी वाले मौर्य शासन को स्थापित कर और उनके बाद उचित समयानुसार परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर बराबर की साझेदारी वाले मौर्य साम्राज्य का अंत कर ब्राह्मण पुष्य मित्र शुंग ने भारत की 100% कब्जा ली। यानी कि भारत में जो है पुष्यमित्र शुंग ने पूरा अपना राज कर लिया। धार्मिक प्रशासनिक मानसिक सामाजिक गुलामी से मुक्ति के लिए आंदोलन हुआ, जिससे मुक्ति का आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसे बाद में भक्ति काल के नाम से बदलकर आंदोलन की दिशा और भावना खत्म कर दी गई। भगत गुरु साईं रविदास जी अपने सपनों के वतन की कल्पना करते हुए कहते हैं, बेगमपुरा शहर को नाव दुख अंधो न तेह ठाऊं, ना तस्वीस खिराज न माल खौफ न खता न तरस जवाल, अब मोहे खूब वतन इस पाई, जहाँ खैर सदा मेरे भाई। ये गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर शब्द 345 नंबर पर गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा प्रकट किया गया खालसा भी भगत गुरु कबीर दास जी की सोच का साकार रूप है। कबीर जी कहते हैं, कबीर जन भय खालसे प्रेम भगत तेह जाने। गुरु ग्रंथ साहिब पन्ना नंबर 655।
भगत गुरुओं के सपने को सिख गुरुओं ने साकार किया। गुरु नानक के आगमन का जिक्र करते हुए भाई गुरदास जी ने लिखते हैं, मारिया सिक्का जगत विच गुरु नानक निर्मल पंथ चलाया नोट। सिक्का पातशाह जारी करते हैं, इसलिए सिख अपने गुरुओं को सच्चा पातशाह कहते हैं। केस पगड़ी बादशाहत की निशानी गुरु नानक जी ने सिखों को दी। दूसरे गुरु अंगद जी ने पाठशाला और अखाड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किए, ताकि तन और मन बलवान बनाकर किसानों, मजदूर और शोषितों को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया जाए। आम आदमी में स्वाभिमान की भावना दिखाकर राज की भावना जगाने हेतु गुरुओं ने केस पगड़ी साथ चवर छत्र तख्त कलगी के साथ हथियार घोड़े मीरी पीरी शस्त्र और शास्त्र का सिद्धांत दिया। शिक्षा, राजनीति और आर्थिक ने क्षेत्र आम जनता के लिए खोलने हेतु गुरबाणी सिखों में राज की भावना जागृत करने हेतु अनेक उपदेश, जैसे जिनकी जिस ही की सरकार तिस ही का सब कोई, यानी शब्द गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 27 पेज पर, जिसका राज तिसे का सपना साहिब, ये 179 पेज पर 69 पर 179। तू प्रसाद कर राज जोग, ये भी तो प्रसाद जोग, ये 211 पन्ने पर है। 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब जी की जहांगीर से पहले जंग बेशक एक बाज के लिए थी, पर गुप्त भावना राज और ताज तक थी। 10वें गुरु ने गुरु गोविंद सिंह जी ने उसी उद्देश्य के लिए 22 हिंदू राजपूत राजाओं की गोष्ठी में कहते हैं, कब तक अपनी बहु बेटियों को डोलियां देकर राज बचाओगे? क्यों ना शोषणकारी तत्वों को खिलाफ किसान, मजदूर, शोषित वर्ग, संपूर्ण भारतवासी एक होते हैं। हिंदू पहाड़ी राजाओं से सहमति दी, पर शर्त लगा दी कि विदेशियों को निकालकर किसानों, मजदूर, नीची जात वालों को हमारे अधीन रखा जाए। हम सिख धर्म अपनाने को तैयार हैं, बेशर्ते हमें अलग अमृत पान कराया जाए। इस पर गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नई मोसो गरीब करोड़ परे, जिनकी जात गोत, मतलब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा गरीबों से कि मैं इन्हीं की कृपा से सजा हूँ, मतलब मैं जो अगर मैं राज मेरे पास है वो मैं इन्हीं की कृपा से मिला। फिर कहते हैं, इन गरीब सिखन को देवों पातशाही, याद रखे हमारी गुरु आई। गुरुओं के मार्ग पर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पहला राज कायम किया। किसानों, मजदूरों को इतिहास में पहली बार जमीनों के मालिक बनाया। नानकशाही प्रणाली का गुणतांत्रिक लोकतांत्रिक संघीय ढांचे वाले 18 से ज़्यादा प्रशासनिक प्रणालियां समाज को दी। आपके लगभग 6 वर्ष के विकास कार्यों को मिटाने में मुगल सरकार ने उस समय करोड़ों रुपए खर्च किए कर 36 साल का काम किया, मतलब 36 साल का काम किया। एक 6 साल के राज को मिटाने के लिए मुगलों ने 36 साल काम किया। कुछ विदेशी विद्वानों के हस्तलिखित प्रमाण साबित करते हैं, आप से प्रेरणा लेकर रूसी और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत पंजाब में सिख मिसलों का राज, जो बाद में महाराजा रणजीत सिंह के विशाल खालसा राज में बदला, वह भी भक्तों और सिख गुरुओं की दिशा निर्देश से काम करते हुए स्थापित हुआ था। इस समय विश्व शक्ति का केंद्र बदल रहा है। इस्लामी आर्य कमज़ोर हो रहे हैं, यहूदी आर्य शक्तिशाली हो रहे थे, पर भारत के मूल निवासियों, किसानों, मजदूर, शोषित वर्ग के नीले झंडे के नीचे हो रहे सिख क्रांति के खिलाफ सब एक थे।
चाहे वह यहूदी आर्य, इस्लामी आर्य का भारतीय ब्राह्मण आर्य, प्राचीन इतिहास और आज़ादी की लड़ाई से लेकर मौजूदा राजनीति में इसके प्रमाणों की झलक मिलती है। गुरुओं के मार्गदर्शन से सिख जर्नलों की अगुवाई ने किसान मजदूरों, दबे कुचलों ने नीले निशान साहिब के नीचे अपना राज कायम किया तो ब्राह्मण आर्य की सामाजिक और धार्मिक सत्ता को मुगल आर्य की राजनीतिक सत्ता को कमज़ोर होता देख यूरोप के यहूदी आर्य अलग अलग देशों से, अलग अलग दिशाओं से भारत में आए। पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज समुद्र के रास्ते दक्षिण से आए तो रूस अफ़गानिस्तान की तरफ से भारत की तरफ बढ़ा। अफ़गान बहादुरों से बहादुरी और एकता से रूस को रोक दिया। ब्राह्मणी आर्यों के प्रभाव जो उस समय तक सिखों के रूप में सिख धर्म में घुसपैठ कर चुके थे, उनकी गद्दारियों और धोखे की सहायता से यूरोपीय आर्य पहले भारत और फिर पंजाब में काबिज हुए। भारत सदैव ब्राह्मणी आर्यों की गद्दारी और मूल निवासियों में एकता न होने के कारण गुलाम रहा। लंबे आज़ादी के बाद संघर्ष के बाद अंग्रेज भारत छोड़ने को तैयार हुए, पर सत्ता मुस्लिमों, सिखों, दलितों को ना देकर बड़ी गहरी साजिश के तहत उन ब्राह्मणी आर्यों को सौंपी जो अंग्रेजों के मुखबर थे और कहते थे हम आज़ादी की लड़ाई से दूर रहकर अपनी शक्ति आज़ाद भारत की सत्ता पर काबिज हो उसे हिंदू राष्ट्र बनाने के दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों और सिखों के खिलाफ लड़ने के लिए बचानी है। यानी कि ये पहले से गहरी चाल चल रही थी साजिश और इकट्ठी रखनी चाहिए। गांधी की हत्या और दक्षिण भारतीय जनरल करियप्पा विवाद में पर्दे के पीछे कुलीन वर्ग संघीय मानसिकता थी। आज़ाद भारत में मूल निवासी जनजातियों और सिखों को इस नीति के कारण जराइम पेशा कौम घोषित किया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बराबर के हिस्सेदार सिख धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया। आज़ादी के समय की वादों को याद दिलाने पर बोला अब समय बदल गया, ये नेहरू ने बोला था। आज़ाद भारत के पहले राजनीतिक कैदी सिख नेताओं को बनाया गया। नेहरू ने एक सिख नेता से यहाँ तक कह दिया, मैं देश में सिविल वार स्वीकार कर लूँगा पर सिखों के विशेष अधिकार बिल्कुल नहीं। मुगल साम्राज्य के बाद आज़ाद भारत में 1955 को पहली बार अपने संघीय ढांचे में अधिकारों की मांग कर रहे सिख आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए दरबार साहिब अमृतसर पे हमला किया। यानी कि दरबार साहिब पर हमला पहले भी किया था 1955 में पहली बार हमला किया इन्होंने हिंदुओं ने किया, मतलब ब्राह्मणों ने किया। अंग्रेज़ों को भी अपने शासनकाल में दरबार साहिब पर हमले की कभी हिम्मत नहीं हुई। यानी कि अंग्रेज़ों ने कभी हिम्मत नहीं की। एकता में बल कहकर 1947 में पंजाब का भारत में विलय कराया तो फिर 1966 में पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया। क्यों बांटा? इस कुलीन वर्ग की राजनीति का दोगला चरित्र ना माना जाए। 1965 की जंग में पंजाब वासियों ने फौज के साथ बहादुरी और देशभक्ति का परिचय दिया। 1966 में उन्हें ही बांट दिया। भाषा पानी राजनीति के नाम पर गंदी राजनीति शुरू की। कृषि प्रधान देश में कृषि का आदर्श मॉडल स्थापित करने से बाधा डाली। सिख नौजवान, किसानों, मजदूर और शोषितों को नक्सली घोषित कर फर्जी मुठभेड़ की गई। विदेशी ताकतों के मिलकर हरित क्रांति के नाम पर फसल, धरती, पानी, नस्ल सब बर्बाद कर दिया। बड़ी चालाकी से आरोप भी बर्बाद होने वालों पर मढ़ा। जनगणना संघ गणराज्य
के खिलाफ कुलीन वर्ग, कांग्रेसी और जनसंघ से आपातकालीन की गंदी राजनीति खेलने की साजिश बनाई, जिससे सीबीएसई बोर्ड के साथ कुछ और कानून हिंदू राष्ट्र की भावनाएं से बनाए। भारत के इतिहास में एक बार फिर आपातकाल के विरोध में किसान, मजदूर, शोषित वर्ग, दलित, आदिवासी, कश्मीरी, मुसलमान, आदि पंजाब और सिखों की अगुवाई में संगठित हुआ। कुल भारतवासियों को कुलीन वर्ग सत्ताधारियों के धार्मिक, मानसिक, राजनीतिक सत्ता कमजोर पड़ते देख कुलीन वर्ग, यानी कि कुलीन का मतलब ब्राह्मण वर्ग कह रहे हैं, सत्ताधारियों ने सिख समाज को बदनाम करने पर पूरा तंत्र लगा दिया। पाखंडी बाबाओं को सिखों के खिलाफ खड़ा कर दिया, इस्तेमाल किया। अपने विदेशी एजेंटों द्वारा खालिस्तान का मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की गई, जिसे सिख समुदाय ने ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले भी सहमति नहीं दी गई, जिससे सिख समुदाय ने ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले कभी असहमति ही नहीं दी गई। सिख नेता और सिख समाज को तो संघ, गणराज्य, संविधान, धर्मनिरपेक्षता को हिंदू राष्ट्र से बचाने के लिए काम कर रहे थे। प्रदेश की सत्ता पर काबिज कुलीन वर्ग के प्रशासनिक तंत्र और मीडिया ने उल्टे उन्हें ही खालिस्तानी, अलगाववादी और देश के एक अखंडता के लिए खतरे के रूप में प्रचार ना शुरू किया। ऑपरेशन ब्लू प्रचार ना शुरू कर दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के शुरू होने से पहले तक एक भी बयान सिख नेता जनसंत जरनैल सिंह भिंडरावाले का खालिस्तान के पक्ष में नहीं था। शरारती मीडिया के बहुत जोर देने पर सिर्फ एक बयान देता है, जिससे वह कहते हैं हम नहीं मानते। इंदिरा देगी तो 1947 वाली गलती नहीं करेंगे। भारत में रहना चाहते हैं पर गुलामों की तरह नहीं, बराबर के शहरी बनकर। संत जी का दूसरा बयान ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान आया। अगर फौज अंदर दाखिल हुई तो मिसाल बनेगी, खालिस्तान की नींव रखी जाएगी। खालिस्तान से जरूर बनेगा। जब तक फौज दरबार साहब के अंदर दाखिल नहीं होती तब तक हमारा आंदोलन भारतीय संगठन राज्य में अधिकारों के लिए फौज दाखिल होने पर शर्तिया खालिस्तान का ऐलान होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिख नेता और समाज की सामूहिक चेतना में ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले खालिस्तान का मुद्दा नहीं था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 659 दिनों के बाद 29 अप्रैल 1986 को पहली बार सिख नेताओं और समाज ने सामूहिक तौर से खालिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया। झूठे आरोप की बुनियाद पर जिस कुलीन वर्ग के बेईमान तंत्र ने 29 अप्रैल 1986 से पहले अनेकों बार नौजवान कत्ल कर दिए और 2 बार दरबार साहब पर अमृतसर पर हमला किया, अब तो उन्हें सिख नौजवान के नरसंहार का बहाना मिल चुका था। यानी कि ये जो इतना कुछ लिखा है, ये आर्टिकल पूरा मतलब पहले से लेकर अब तक का जो भी है ये सारा इन्होंने इसमें कर दिया। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि पूरा हिस्ट्री जो खालिस्तान की मांग जो चल रही थी, आज चल रही है, ये बोल रहे थे ना 1984 से पहले कि खालिस्तान मांग रहे थे। ऐसा नहीं था। 1984 वो संत जरनैल सिंह भिंडरावाले ने बात कही थी कि जब भी दरबार साहब में मिलिट्री आएगी तब खालिस्तान की नींव रखी जाएगी। तो उन्होंने उसी के बाद में खालिस्तान का प्रचार 1986 में खालिस्तान का वो हुआ। तो खालिस्तान सिखों ने नहीं, इन्होंने जान करके उनको हमला किया। तो ये जो है इनका स्पेशल धन्यवाद करते हैं हम, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा और बहुत बेहतरीन आर्टिकल है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे लिखते रहेंगे। थैंक यू सबका, जुड़ रहे भाई सोमनाथ के साथ में। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल।